की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का आगाज। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में खेलों का बड़ा उत्सव शुरू हो गया है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप को वॉलीबॉल महाकुंभ कहा जा रहा है, जिसका आगाज भव्य तरीके से हुआ है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 1022 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल महाकुंभ का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, जिसमें देश भर की टीमें भाग ले रही हैं। आपको बता दें कि यह बनारस के लिए एक बड़ा खेल आयोजन है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने खेल महाकुंभ का वर्चुअल उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस और बनारस 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का साक्षी बन रहा है। खेलों का बड़ा उत्सव यहां शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने खेल महाकुंभ का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस दौरान प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे। खिलाड़ियों का इस दौरान वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाकुंभ का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का साक्षी बन रहा है बनारस और ये भव्य आयोजन बनारस के लिए ये बड़ा आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वहां दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। तो पीएम मोदी ने खेल महाकुंभ का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बनारस में खेलों का बड़ा उत्सव का शुभारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज एक जो वाराणसी में वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ और इसको जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से इसका शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। निश्चित तो बता दें आपको, इसी तरह का एक पिछले साल अभी खेल का उद्घाटन महाकुंभ का उद्घाटन हुआ था, जो तमाम जिलों में जिसमें खेल हुए थे। निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम था बेहद ही महत्वपूर्ण था और कहीं ना कहीं इसको लेकर के देश भर के तमाम जो वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं उनके लिए मौका बड़ा मिलने वाला है। इसमें अगर बात करें तो लगभग 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक भविष्य इनका तैयार हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि हम देखने को मिल रहा कि वॉलीबॉल को लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश या देश के अंदर उस तरह की जो है खिलाड़ियों की संख्या नहीं है इस तरह की होने की। निश्चित तौर पर इसको लेकर के बाकायदा प्रधानमंत्री को इन्विटेशन भी दिया गया था। हालांकि समय की उपलब्धता न होने के कारण उन्होंने वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया। जी
हाँ बिल्कुल अश्विनी, बनारस के लिए अगर बात करें तो ये अपने आप में बड़ा आयोजन है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, और बनारस में ये आयोजन, वैसे तो बनारस विकास की नई इबारत लिख रहा है, और ये बड़े खेल का आयोजन भी बनारस को मिलना कहीं ना कहीं बनारस के लिए बड़ी उपलब्धि है, और बनारस के विकास के लिए भी ये बड़ा आयोजन है। बिल्कुल। आज के अगर देश में बात करें तो उत्तर प्रदेश की बनारस एक मुख्य केंद्र विकास के लिए देखें, चाहे तमाम अन्य चीजों के लिए बना हुआ रोल मॉडल जिसको कहते हैं, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार डेवलपमेंट के तमाम जो आयाम है वो बनारस में लिखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है आज जो पर्यटक हैं वहां पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो पहले बनारस की थी और आज की तस्वीर में अंतर हो चुका। निश्चित तौर पर अब इस तरह के खेल जो प्रतियोगिता था उसका शुभारंभ आज हुआ, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद वहां से सांसद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बनारस की अलग पहचान है, और धीरे धीरे जिस तरीके से वहाँ के नए नए काम हो रहे हैं तो पहचान में और मजबूती आ रही है। हाँ बिल्कुल अश्विनी कुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खेलों का बड़ा उत्सव जिसका शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया है। और अब हम बात करेंगे दिल्ली की सड़कों पर क्यूआर कोड साइन बोर्ड। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लगने वाले साइन बोर्ड की स्थिति अब बदलने वाली है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिसमें सभी नए रोड साइन बोर्डों में क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बोर्डों की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित होगी। हर रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड के नीचे दाएं कोने में क्यूआर कोड लगा होगा। इससे स्कैन करने पर निर्माता कंपनी का नाम, निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई रिफ्लेक्टिव सीटिंग का कोड और वारंटी समेत कई जानकारियां मिल जाएंगी। अगर कोई खराबी आई तो कंपनी मुफ्त में बोर्ड बदलेगी। अब सभी नए टेंडरों में इन मानकों को शामिल करना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि रिफ्लेक्टिव सीटिंग की वारंटी अब 10 साल की होगी। इसका मतलब है कि साइन बोर्ड लगने के 10 साल तक अगर चमक कम होती है या कोई खराबी आती है तो ठेकेदार या निर्माता को मुफ्त में इसको बदलना पड़ेगा। विभाग ने गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया है। रिफ्लेक्टिव सीट अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होगी। डिजिटल प्रिंटिंग के बाद भी रंगों की चमक कम से कम 70% बनी रहनी चाहिए। सबसे खास बात यह है कि 10 साल की वारंटी अवधि में हर तिमाही रिफ्लेक्टोमीटर से चमक की जांच भी होती रहेगी। तो ये नए बड़े बदलाव हैं। सड़कों के किनारे लगे क्यूआर कोड वाले अब साइन बोर्ड लगेंगे। पीडब्ल्यूडी ने ये निर्देश जारी किए हैं। और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पीडब्ल्यूडी ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अब साइन बोर्ड, क्यूआर कोड वाले अब साइन बोर्ड सड़कों के किनारे लगेंगे। क्या कुछ इससे बदलने जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश दिल्ली लोक निर्माण विभाग के तरफ से ये जारी किया गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर इन चीजों का ठेका पाएगा और जिसको ठेका के मिलने के बाद साइन बोर्ड दिल्ली की सड़कों पर सांकेतिक तौर पर लगेंगे, जिनसे संकेत और उन पर तमाम तरह की जानकारियां लिखी रहेंगी। उनके दाएं हिस्से में एक बारकोड लगाना होगा, और बारकोड लगाने में सभी की सभी ठेकेदार, उसकी कंपनी और उसके मटेरियल, जिस भी का साइन बोर्ड लगा है और उसकी अगर खराबी होती है तो 10 साल की जिम्मेदारी उसकी होगी। उसके रिप्लेस करना होगा, रिपेयर करना होगा, बनाना होगा। इसके अलावा किसी भी इलाके में ये साइन बोर्ड लगा है और उसके दाहिने तरफ कोने में जो लोगो होगा, बारकोड होगा, उसको कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से स्कैन कर सकता है। स्कैन करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्टर, उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसका मोबाइल नंबर और मटेरियल, वारंटी क्या है, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। और उसके बाद अगर उसको लगता है कि अभी ये रिपेयर होना चाहिए, बदलना चाहिए, नया लगना चाहिए, तो वो कंपनी को हर व्यक्ति उसके सूचित कर सकता है स्कैन करके, ताकि दिल्ली के अंदर लगे हुए साइन बोर्ड और सांकेतिक बोर्ड से हर तरह की जानकारी लोगों को मिल सके और उसकी गुणवत्ता को ध्यान रखा जा सके। क्योंकि तमाम ऐसे साइन बोर्ड है जो समय समय पर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं या मरम्मत होनी होती है, उनको कोई देखने वाला, बताने वाला नहीं होता। अगर विभाग लापरवाही करते हुए उसको
नजरअंदाज करता है तो वो इसी तरह पड़े रहते हैं। और अब बारकोड लगने से आम पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कोई भी जागरूक व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी इसको किसी विभाग होगा वो इसके लेकर कार्रवाई के लिए सूचना दे सकता है और उसकी बात कह सकता है। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सड़कों के किनारे लगेंगे अब QR कोड वाले साइन बोर्ड। अब PWD ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो सड़कों के किनारे अब QR कोड वाले साइन बोर्ड लगेंगे। और अब हम बात करेंगे काशीपुर कोल्ड चैम्बर में तब्दील। नए साल का जश्न अभी परवान चढ़ ही रहा था कि कुदरत ने अपना खौफनाक चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने काशीपुर को मानो कोल्ड चैम्बर में तब्दील कर दिया। लेकिन इस कड़ाके की ठंड और जानलेवा शीतलहर के बीच एक राहत भरी खबर भी है। काशीपुर नगर निगम ने इस बेदर्द मौसम के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जगह जगह जलते अलाव और रैन बसेरों की मुस्तैदी बता रही है कि निगम प्रशासन आम जनता को इस सितम से बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या है जमीनी हकीकत, इस रिपोर्ट में देखें। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद खौफनाक हो गया है। काशीपुर में सूर्यदेव के दर्शन दुर्लभ हैं और शीतलहर का कहर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। पारा गिरने के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में जब लोग अपने घरों में दुबके हैं, तब नगर निगम काशीपुर में टीमें धरातल पर मोर्चा संभाले हुए हैं। महापौर दीपक बाली के निर्देशों पर शहर के हर प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, ताकि राहगीरों और जरूरतमंदों को इस ठिठुरन से निजात मिल सके। सिर्फ अलाव ही नहीं, बल्कि शहर के रैन बसेरों को भी होमली टच दिया गया है, जहां गद्दे, कंबल और साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। निगम का दावा है कि शहर में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर नहीं होगा। है, मैं भी समझ रहा हूँ और काफी ठंड पड़ रही है, लेकिन काफी दिनों से नगर निगम जगह जगह पर स्थानों को चिन्हित करके अलाव का इंतजाम किया हुआ है और अलाव जल रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और फिर भी लेकिन लगता है कि कहीं पर अगर कोई जरूरत है तो वहाँ पे और व्यवस्था अलावों की जाएगी। इन बसेरे के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति आता है और उसको उस दिन वहाँ पर रुकना है तो वहाँ सारे इंतजाम हैं, बिस्तर वगैरह सब लगे हुए हैं, कमरों के अंदर रहने की पूरी व्यवस्था की हुई है और वो कभी भी जाकर रैन बसेरे के अंदर जाकर ठंड के समय में वहाँ पर उस दिन वो रुक सकता है। साफ है कि एक तरफ जहां सर्दी का सितम अपने चरम पर है, वहीं नगर निगम की सक्रियता ने लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रशासन की इस मुस्तैदी ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे नेक हों तो मौसम की बेरुखी भी जनसेवा के आड़े नहीं आ सकती। फिलहाल काशीपुर की जनता के लिए निगम का ये सुरक्षा घेरा किसी वरदान से कम नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए अजहर मलिक हमारे संवाददाता काशीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, काशीपुर में शीतलहर का शितम एक तरफ देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ शहर ऐसा लग रहा है कोल्ड चैम्बर में तब्दील हो जाएगा। दूसरी तरफ नगर निगम ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, चौराहों चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। तो लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने लगातार हर चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। सर्दी से लड़ने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए निगम ने खास तौर से इंतजाम किए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सन 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। उसी के साथ मौसम के मिजाज बेहद ही खौफनाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्यदेव के दर्शन तो दुर्लभ है और शीतलहर अपना कहर बरपाने से बाज नहीं आ रहे। इसी क्रम में लगातार जिस तरीके से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता गया, सड़कों पर सन्नाटा परस रहा और खासकर दिक्कतें राहगीरों को आ रही हैं, तो उसी को लेकर महापौर दीपक बाली द्वारा शहर को की व्यवस्था और राहगीरों की आसानी के लिए नगर निगम क्षेत्र में अलाव की जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग आपके सहारे कहीं ना कहीं अपने सफर को आसानी से तय करें और जहां बस का या वाहनों का इंतजार कर रहे हैं तो वहाँ अलाव के सहारे खड़े रहें। किसी तरीके की कोई भी बीमारी या ठंड से उनको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आए। इतना ही नहीं, शहर में मुख्य चौराहों पर, मोहल्लों के चौराहों पर सब जगह नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत न पड़े। साथ ही रैन बसेरे की बात करी जाए तो रैन बसेरे का भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है, रुकने की व्यवस्थाएं हैं, लिहाफ गद्दे पूरी तरीके से तैयारियां दुरुस्त हैं। जी हाँ बिल्कुल अजहर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रैन बसेरों में के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शीतलहर का शितम और नगर निगम का सुरक्षा कवच, शीतलहर को मात देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और साथ ही चौराहों चौराहों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। और अब हम
फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कड़ाके की ठंड में गरीब मजदूर बेसहारा। आप देख रहे हैं। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कड़ाके की ठंड में गरीब मजदूर बेसहारा। खबर अमरोहा से है, जहां कड़ाके की ठंड के बीच गरीब मजदूर व बेसहारा लोगों को खुले आसमान के नीचे रातें बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। धनौरा नगर कई जरूरतमंद सर्द हवाओं के बीच नगर में सड़क किनारे ठिठुरते रातें बिता रहे हैं। स्टेट हाईवे किनारे जहां मजबूर राम अवतार अपनी रेहड़ी के नीचे सोता मिला, वहीं दिव्यांग ई रिक्शा चालक रामपाल आपको बता दें पन्नी के नीचे ठंड से बचाव की कोशिश करता नजर आया। इसी तरह बुजुर्ग असहाय महिला भगवती यात्री शेड में कपड़ा टांग कर सर्द हवाओं से बचने का प्रयास करती दिखाई दी। हैरानी की बात यह है कि जहां लोगों को ठंड के बचाव के लिए जबरदस्त जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर स्थित सरकारी रैन बसेरे खाली पड़े हैं। ये रैन बसेरे खाली पड़े हैं। भारी भरकम बजट इन पर खर्च किया गया है, जबकि जरूरतमंद लोग जो है वो सर्द रातों में खुले आसमान में रात बिताने को मजबूर हैं। इन लोगों को कोई जानकारी देने वाला नहीं है, वहां तक पहुंचाने वाला नहीं है, या ये लोग वहां जा नहीं रहे, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कड़ाके की ठंड में एक तरफ रैन बसेरों में तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये रैन बसेरे खाली पड़े हैं, जबकि जरूरतमंद गरीब रिक्शा चलाओ। कहाँ सो रहे हो तुम? कलाल चुंगी सड़क पे? हाँ, कलाल चुंगी पे सड़क पे ही है। सड़क पे ही हो? तो नगर पालिका ने रेन बसेरा बना रखा, तुम्हें कोई लेना आया? आज तक नहीं लेना आया ना। कहाँ हो तुम इस समय? तो धनौरा में। धनौरा में? कहाँ लेटे हो तुम? दुकान पे ही, दुकान पे। सड़क किनारे? कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद। कितना समय हो गया तुम्हें यहाँ लेटे हुए? 7 बजे से लेट रहा हूँ। अब तो 9:30 बज रहे हैं, कितने घंटे हो गए? हो गए 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे हो गए। तो नगर पालिका में रेन बसेरा है, वहाँ क्यों नहीं गए? देखा नहीं था हमने। देखा नहीं था, जानकारी नहीं है ना। कोई बुलाने वाला पूछने वाला भी नहीं आया? ना ही, अभी तो कोई नहीं आया। रिक्शा चलाओ। कहाँ सो? श्रीरभ चौधरी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीरभ, एक तरफ रैन बसेरे जो है नगर निगम के द्वारा अमरोहा में बनाए गए वो खाली पड़े हैं, दूसरी तरफ जरूरतमंद बेसहारा लोग सड़कों पर खुले में रात गुजारने को मजबूर हैं। उनको कोई जानकारी देने वाला नहीं है, या वो वहां जा नहीं पा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल, बता दें कड़ाके की ठंड के बीच अमरोहा जनपद के धनौरा नगर में सरकारी व्यवस्थाओं की और खुलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि कोई गरीब मजदूर या बेसहारा व्यक्ति खुले में न सोए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ये जो बयां कर रही है जमीनी हकीकत वो अलग दिखाई दे रही है। धनौरा नगर में कई जरूरतमंद लोग ऐसे हैं जो सड़क किनारे सर्द हवाओं में रात गुजारने को मजबूर हैं, जबकि सरकारी रैन बसेरे खाली पड़े हैं। स्टेट हाईवे किनारे मजदूर रामोतार अपनी रेहड़ी पर खुले आसमान के नीचे सोता मिला। ऐसे में जो है जो प्रशासन के दावे हैं वो हवाई नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। वहीं एक दिव्यांग व्यक्ति भी जो ई रिक्शा चालक है रामपाल, वो पन्नी डालकर ठंड से बचने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो एक बुजुर्ग ऐसा है, महिला भगवती नाम है, जिनका यात्री शेड में कपड़ा लगाकर रात काटने पर मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के समय निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी मौके पर नजर नहीं आ रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जरूरतमंदों की जान को खतरा मंडरा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाता है। जी हाँ बिल्कुल श्रीरभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कड़ाके की ठंड में आसमान के नीचे रातें बिता रहे हैं जरूरतमंद, जबकि रैन बसेरे खाली पड़े हैं। रैन बसेरों में भारी भरकम बजट के साथ इंतजाम किए गए, लेकिन ये इंतजाम लोगों को फायदा नहीं पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और अब हम बात करेंगे अलर्ट मोड पर केजीएमयू प्रशासन। खबर लखनऊ से है, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले को लेकर यूनिवर्सिटी में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। केजीएमयू के वीसी प्रोफेसर के सिंह द्वारा चस्पा कराई गई नोटिस में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का या लालच दिए जाने पर तत्काल विश्वविद्यालय कमेटी को अवगत कराने की अपील की गई है। उन्होंने इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित होने की जानकारी भी दी है।
स्टाफ को भरोसा दिलाया गया है कि सूचना देने वाले कर्मचारी का नाम गोपनीय रखा जाएगा। नोटिस को आरोपी डॉक्टर के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर भी चस्पा किया गया है। तो केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद अब केजीएमयू प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। नोटिस लगाकर लोगों को वहां पर छात्रों और कर्मचारियों को उनसे अपील की गई है कि किसी प्रकार के प्रलोभन दबाव में आने की जरूरत नहीं है। वो इस तरीके की कोई भी अगर जानकारी हो तुरंत आपके केजीएमयू प्रशासन को से संपर्क करें, उनको जानकारी दें। तो बीसी ने सभी विभागों में नोटिस चस्पा कराई है। नोटिस में दबाव प्रलोभन की जानकारी देने की अपील की गई है। और अब हम बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड का विरोध। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब दिन प्रतिदिन जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार धामी सरकार का घेराव कर रही है, तो वहीं अब अन्य स्थानीय दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा के रूप में महारैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, स्वराज सेवा दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने भी संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग अंकिता भंडारी के समर्थन में देहरादून की सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते नजर आए। वहीं पुलिसकर्मियों ने उन्हें हाथी बड़कला पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके चलते पुलिसकर्मियों और आंदोलनकारियों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली और आंदोलनकारियों ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला भी दहन किया। इस बीच महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जनता के मन में सवाल है कि क्या वो वीआईपी दुष्यंत गौतम है, जिसे बचाने की कोशिश भाजपा सरकार लगातार कर रही है। पूरा प्रदेश आज एकजुट होकर एक आवाज में अंकिता की हत्या की जांच की मांग कर रहा है। जब से अंकिता का जजमेंट आया था तो सब लोगों के मन में एक सवाल था कि ये आधा अधूरा जजमेंट है, क्योंकि वीआईपी कौन है, रातों रात बुलडोजर क्यों चला, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। और उर्मिला राठौर ने ये बात कही है कि जिस दिन अंकिता के साथ यौन शोषण की कोशिश हुई, उनकी हत्या हुई, उस दिन दुष्यंत गौतम वहाँ पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लोगों में एक आक्रोश है। मैंने अभी कहा आपसे, बड़ा बचकाना और धिक्कारने वाला बयान है ये। पूछना चाहती हूँ मैं सुबोध उनियाल जी से, उन्होंने जो एसआईटी गठित की थी, क्या उस एसआईटी ने रेणु बिष्ट का स्टेटमेंट लिया? क्या उस एसआईटी ने अंकिता भंडारी के मित्र का स्टेटमेंट लिया? क्या उस एसआईटी ने अंकिता भंडारी के फोन में जो बातें मिली, उसकी डायरी में जो बातें मिली, उसका संज्ञान लिया? जब आपने सबूतों को ही नष्ट कर दिया, रात के 2:30 बजे उमेश कुमार के कहने पर, उमेश कुमार के इशारों पर रेणु बिष्ट ध्वस्त कर देती है रिजॉर्ट को। ये जो सुबोध उनियाल हैं, जो सरकार का बचाव करने के लिए प्रेस में आए थे, एक तो मैं समझता हूं कि वो अपने को शायद अधिवक्ता भी बताते हैं। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक अधिवक्ता कैसे इतनी हल्की बात कह सकता है कि जनता साक्ष्य लाके दे। साक्ष्य संकलन हमेशा पुलिस का काम होता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे केंद्र के स्तर में सीबीआई हो या सीबीसीआईडी, है उनका काम होता है। और साक्ष्य तो उर्मिला सनावर ने दे दिए हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।